बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, तगड़े घर का तगड़ा जवाब जो है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। फैजाबाद धरना केस अब तकरीबन 12 घंटे से भी कम वक्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस की समाअत करनी है। नजरसानी की दरखास्तें वापस लिए जाने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब में सवाल वही है कि अगर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली गई तो फिर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े होंगे। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि फैजाबाद धरना केस नवाज शरीफ के गले पड़ सकता है और तगड़े घर का तगड़ा जवाब जो है वो किस तरह से जनरल फैज हमीद को बचा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उस पर पूरी की पूरी कौम की नजरें हैं। इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम है, मैं वो क्लेम भी आपके सामने रखूंगा कि कहां से आया है और उस क्लेम का क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट्स है जो खुद को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके बहुत करीब डिक्लेयर भी करता है। काजी साहब की तारीफें बहुत अरसे से करते रहे, अच्छी चीज़ है, तारीफ करनी चाहिए, मैं उससे तो कभी भी इख्तलाफ नहीं रहा। और हमने हमेशा ये बात कही है कि कभी भी किसी जज की खिलाफ आपको प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे या काजी फाइज ईसा। मेरा हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है, इसकी वजह से कभी कुछ PTI के दोस्त जो हैं वो भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो उस सीट पर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, तो उसके हवाले से आप तनकीद फैसलों पे कर सकते हैं, जातियात पर नहीं, और ये सारी चीजें। अब एक जानिब तो जुडिशरी जो है ना वो इस वक्त इन एक्शन नजर आ रही है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी जरा समझ लें, क्योंकि आप देखें कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी IG इस्लामाबाद के वारंट जो है वो जारी हुए हैं और वहां पर भी एक जज साहब को जब मुल्तान बेंच भेजा तो दूसरे जज ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई थी। दूसरे जज ने ये नहीं कहा था कि चलो भूल जाओ मिट्टी पाओ। मतलब इस वक्त जजेस के अंदर, जुडिशरी के अंदर तजब्जुब है और वो परेशान भी हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, माजरा क्या है। इस सब के अंदर आज एक और चीज हुई है कि शहरयार आफरीदी तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमल सिंगल बेंच के अबूरी हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से रिलीफ लेने में नाकाम हुए हैं। अब ये क्या कर रहे थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इन पर तौहीन अदालत लगाई, ये उसमें रिलीफ लेने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। डिवीजन बेंच से जो इरफान मेमन साहब है, और इनसे नो हार्श फीलिंग्स फॉर दिस स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेट, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ही ये कर रहे हैं कि MPO का जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर उसे जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस तरह से उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इस सब के अंदर ये रिलीफ लेने से नाकाम हुए हैं। तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज कल जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में होगा। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC इस्लामाबाद की अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। DC इस्लामाबाद ने सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से फर्दे जुर्म आयद करने का अबूरी हुक्म इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर रखा था और ये इंट्रा कोर्ट अपील उड़ा के रख दी गई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने और दूसरे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने। और अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास वापस DC साहब पहुंचेंगे, फर्दे जुर्म इन पर आयद है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है और इस तरह की और बहुत सी चीजें। गाहे बगाए कोई ना कोई जज जो है वो ऐसे रिमार्क्स दे देता है, ऐसा फैसला आ जाता है। और ऑब्वियसली ओवरऑल सारी जुडिशरी यूनाइटेड नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। जुडिशरी के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवाइड नहीं थी, एक बहुत वाज़ेह और एक बड़ी क्लियर डिवाइड रही है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, ये जो फैजाबाद धरना केस है इसे दोबारा से टेकअप किया जाना जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस जो था उसका भी आगाज, उसका जो नुक्ता आगाज है वो भी ये फैजाबाद धरना केस था। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के करता धरता जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। और जारी बात है कि इस सब के अंदर जब फैसले के अंदर कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तहकीकात करें, जनरल फैज को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया, उसके बाद उन्हें DG ISI बना दिया गया, ये कार्रवाई हुई। और ऑल्दो वो फैसला देने वाले जो जज साहब हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया, उन्होंने अदालतों के चक्कर लगाए, उनकी अहलिया को अदालतों के अंदर
लाया गया और पहले दिन से ही उन्होंने मैसेज दे दिया अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके। अब इस केस को टेकअप करके बहुत बड़ी अपडेट, यानी इसे आप एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है। और आप देखें कि अगर जस्टिस काजी फाइजीसा ने मिट्टी पाओ ही पॉलिसी अपनानी होती तो वो इस केस को टेकअप ही ना करते। बस 3 साल से नजर सानी की दरखास्तें पड़ी, बस इग्नोर करके आगे बढ़ते। यूं लग रहा है कि वो इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं। इसका नतीजा जो है, इस केस को किसी आप कह सकते हैं कि किनारे लगाना चाह रहे हैं और इस तरह से इसे मुअल्लक जस्टिस काजी फाइजीसा साहब जो है वो नहीं छोड़ना चाह रहे। अब जरा नाज़रीन कराम एक और चीज आप समझ लें, और मैं एक साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी ये चीजें बड़ी अच्छी हाईलाइट कर दी। चलें, दावे तो अपनी जगह और बाकी सारी चीजें कि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब ने जो बेंच बनाया है, वैसे इस बेंच के वाले से भी कहा जा रहा है कि हम ख्याल बेंच है क्यों। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो है वो भी यही कहते हैं, उनके ऊपर ये होता था कि हम ख्याल बेंच बनाए, यानी एक ही तर्ज का 3-0 का फैसला आ सकता है। तो बेसिकली इस हम ख्याल बेंच के ऊपर भी बातें हो रही थी और इसमें बेसिकली 3 जज साहिबान है। जस्टिस काजी फाइजीसा साहब है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अब आप जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जरा आप समझ लें कि सारे जजेस जो हैं उनका एक होता है ना, आपका एक तरीका होता है, एक नैरेटिव होता है, या फिर आप किस तरह से टक्कर ले सकते हैं या किस तरह से उनकी हिस्ट्री आप कह लें, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उस दौर में आपको पता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत अहम किरदार होता था। तो उस दौर के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा एक सरप्राइज थे। जैसे रावल डैम किनारे नेवल क्लब था, वो गैर कानूनी करार दिया और उसे डिमोलिश करने का कहा गया। मुनाल भी आपको पता है कि उस मामले के ऊपर भी उसके खिलाफ भी फैसला दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के केसेस जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ी ब्रेक लगी। बलूच स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के ऊपर एक स्टैंड लिया। पीका का सेक्शन 20 जिसे अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसे स्ट्राइक डाउन किया, जिसे अभी भी वो साफी है ABN न्यूज के ब्यूरो चीफ, उन्हें उठा लिया गया खालिद साहब को। तो इस तरह की चीजें इन्होंने की। इमाम मजारी जो है उन्होंने जनरल बाजवा को बेगैरत बाजवा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। हम जस्ट रिपीटिंग, अलबत्ता आई डोंट एग्री कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल आपको करने चाहिए। तनकीद जितनी मैंने बाजवा साहब पे की होगी इतनी किसी ने नहीं की होगी। उस टाइम पे भी एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दिया, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पहली मर्तबा किसी पर खुद केस किया। इससे पहले ये होता था कि कोई भी शहरी उठता था, कहता था फलाने बंदे के ऊपर बात हुई है और मेरे जज्बात मजरू हो गए। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान आर्मी की जो लीगल ब्रांच है उसने बेसिकली इसके ऊपर इस केस का वो मुद्दई बने और इस केस को क्या किया, 1000 रुपए, ये भी सिंबॉलिक था, 1000 के मचलकों के एवज इमाम मजारी को जमानत दे दी और बाद में ये केस उड़ा के रख दिया। जनरल बाजवा ये कहते थे कि इमाम मजारी को ये इसलिए अतर मिनल्ला साहब ने किया क्योंकि उनकी बेटी की सहेली, अतर मिनल्ला साहब की बेटी कोई नहीं है। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, खामोश तबा जज हैं, काजी साहब के हम ख्याल हैं और काजी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस हुआ था तो उसके अंदर 10 रुकनी बेंच था। उसमें जब नजर सानी हुई तो एक जज साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, तो ये इन्हें एड अप किया गया। और जाहिर बात है उस टाइम भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जनरल बाजवा, जनरल फैज, ये सभी काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस के पीछे थे, तो उनका भी दबाव था। लेकिन इन्होंने जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस नाकाम बनाने में किरदार अदा किया। और जस्टिस काजी फाइजीसा का आपको पता है कि वो तो मैं तीनों जजेस का ये जो चीज आ रही है। अब यहां पर एक चीज जो जस्टिस काजी फाइजीसा के करीब समझे जाने वाले सहाफी भी बात कर रहे हैं कि एक तो ये फैसला जो है रिवर्स नहीं हो सकता। फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वजीर आजम के अंडर एक इंटेलिजेंस इदारा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर आपको पता है कि अपनी जो नजर सानी की दरखास्त है वो वापस ले ली है। इसके साथ ही साथ पैमरा जो है उसने भी अपनी नजर सानी की दरखास्त वापस ले ली हुई है और कल इसमें अदालत देखते हैं क्या करती है। पीटीआई भी इसमें एक नजर सानी की दरखास्त है और पीटीआई और एमकेएम वगैरह का तो यह है कि आपने हमारे वाले से जो थोड़े बहुत रिमार्क्स हैं बस वो आप अपने ठीक करें और वो सारी चीजें हैं। इस सब के अंदर फैसला रिवर्स नहीं हो सकता, ये एक चीज कंफर्म है। और जस्टिस काजी फाइजीसा ये सब कुछ इसलिए तो नहीं करेंगे कि अपने फैसला रिवर्स कर दें। फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट 100% मांगी जा सकती है और उस केस के अंदर अगर तो ये वापस कर रहे हैं ना, जैसे आप देखें कि नजर सानी की दरखास्तें वापस होने का भी इसमें कोई वो बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो वापस होती है नहीं होती फैसला रिवर्स कोई नहीं हो रहा। और अमल दरामद रिपोर्ट अगर मांगी जाती है, इसमें आप देखें कि कैंट एरियाज में जियो और डॉन की बंदिश का जिक्र है। इस फैसले के अंदर डॉन अखबार कैंट एरियाज में नहीं चल रहा था। पैमरा और इश्तिहारात के जरिए मीडिया को मैनेज किया गया। टीएलपी कैसे बनाई गई, उसकी फंडिंग कैसे की गई, उसमें उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, जनरल फैज हमीद डीजीसी जो थे उस टाइम मेजर जनरल थे, उन्होंने किस तरह से एक मुआहदे के ऊपर, सियासी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए, क्या ये उनका आईनी किरदार भी था। इस सब के अंदर गैर कानूनी था उनका ये डील करना और करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन उन लोगों को जो उस वक्त के डीजी रेंजर्स हैं वो हजार रुपया दे रहे थे और इन्होंने किस कैपेसिटी में ये सब कुछ किया। तो ये सारी चीजें इस सब के अंदर एक दावा जो आया है, जो क्लेम आया है वो ये है, और ये क्लेम बहुत बड़ा है कि अगर तो ऐसी कोई अमल दरामद की रिपोर्ट मांगी जाती है, इदारे से सारी बातें मांगी जाएगी कि इदारे के अंदर क्या हुआ, तो इदारे ने कागजी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की हुई है और उसके अंदर ये इम्कानात हैं कि और
ये आई एम जस्ट कोटिंग, असदुर ने बल्कि ये दावा किया है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कागजी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की हुई है और उसमें यही बताया जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर कि इन 3 लोगों से हमने तहकीकात की थी, लेकिन इनका कोई किरदार नहीं पाया गया, इन्हें हमने इसके अंदर क्लियर करार दे दिया और इन ऑफिसर्स को क्लियर करार दिया गया और हुकूमत के कहने पर इन्होंने जो कुछ भी किया इन ऑफिसर्स ने किया। यानी इससे सारे का सारा मामला जो है मलबा, तो फिर अगर हुकूमत की बात की जाती है उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त के वजीर कानून ने इस्तीफा भी दिया था, हुकूमत थी PMLN की, हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी, एक तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। अंसार बाजी साहब ने नवाज शरीफ साहब का वो खुफिया नोट लीक करके जो ख्वाजा आसिफ का है कि ये जो इनका मज़ामती बयानिया खत्म, हमेशा हमेशा के लिए उसकी तदफीन हो गई है। आज उसका कुल है नवाज शरीफ साहब के मज़ामती बयानिए का, और वो जाहिर बात है वो किसने करवाया? नवाज शरीफ साहब को एक क्लियर मैसेज दिया गया। अब अगर ये किया जाता है कि बताया जाता है कि जी हमने तो जस्टिस काजी फैजी साहब के मामले के ऊपर हमने तो कर दिया था काम, हमने तो तहकीकात की थी, हमारे बंदे तो क्लियर पाए गए थे, फैज हमीद और दीगर लोग जो है ये क्लियर थे, और जो हुकूमत ने कहा हमने तो वो किया, हुकूमत ने कहा साइन करो, इन्होंने कर दिए। और क्योंकि जाहिर बात है वो जो प्रोटेस्टर थे वो तो हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो तो कहते थे कि इसके ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बंदों के सिग्नेचर हो, हम तब जाके ट्रस्ट करेंगे, TLP वाले ये कह रहे थे। तो उसमें हुकूमत ने रिक्वेस्ट की होगी कि भाई आप भी चलें साइन कर दें, ये तो हमारी तो मान ही नहीं रहे, हमारी तो वक्त ही कोई नहीं है। तो इस सब के अंदर फिर जो तोपों का रुख है वो फिर उस वक्त की गवर्नमेंट के हवाले से हो सकता है, नजर सानी के इसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ऑल आइज ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑल आइज ऑन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी वाजिद। और एक और दरखास्त जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक आई है जिसमें आपको पता है कि ये बताया गया है कि और ये कहा गया है कि जो आर्मी चीफ और फौज का किरदार है उसका तयन किया जाए आइन के मुताबिक, वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें अब उसे इसके साथ कहीं अटैच ना कर लिया जाए, और ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। एक आम शहरी ने वो दरखास्त दी है। तो इस वक्त गेम जो है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इदारों का टकराव, इदारे तमाम पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री, सब अपना अपना काम करें, सब को एग्जिस्ट करें, सब कोऑर्डिनेशन के अंदर पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ एक है और वो ये है, इदारों का टकराव जो है वो जाती तौर पे मेरे लिए हमेशा ही पेनफुल होता है और होना नहीं चाहिए। और इस सब के अंदर जारी बात है कि जो इदारा अपने सारे मामलात आइन के मुताबिक अपने काम करे तो वैसे ही टकराव का मौका ही ना आए, नौबत ही ना आए। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान।